serous retinopathy, also called as CSCR, central serous corneal retinopathy। और इसके केसेस काफी ज्यादा आजकल आने लगे हैं बिकॉज ऑफ लोग आजकल स्टेरॉइड काफी यूज करने लगे हैं, प्लस के पर्सनैलिटी, जो गुस्सा वाले पर्सनैलिटी होते हैं, प्लस स्ट्रेस हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा हो गई है, दैट ऑल लीड्स टू सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। ठीक है, अभी हम आगे जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस इसमें होते हैं। कोई भी यंग एज, जनरली मेरे पास जितने भी आते हैं सब वर्किंग लोग होते हैं, एंड उनके पास इतने स्ट्रेस होते हैं काम का, एंड दे आर कमिंग विथ डिस्टॉर्टेड इमेज। भाई पता नहीं, आज काम कर रहा था तो मुझे ऊपर नीचे इमेज दिखा तो वहां पे आ गए। यंग पेशेंट बहुत ज्यादा इस सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी के आते हैं। तो इट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। जितना आपको डायबिटीज रेटिनोपैथी मिलती है, मुझे लगता है लगभग उतनी ही बराबर ये भी मिलती है आजकल डे टू डे प्रैक्टिस में। नाउ कम टू डिफिनेशन। इसका जो डिफिनेशन है इज इडियोपैथिक। अभी तक पता नहीं कि कैसे होता है, बट ठीक है। Idiopathic chorioretinal disorder characterized by the serous detachment of the neurosensory retina in the macular region। अब न्यूरोसेंसरी रेटिना कहाँ पे होती है, एनाटॉमी याद करो तो फर्स्ट 4 लेयर तुम्हारा पिगमेंट आ जाएगा, बाकी 6 सेंसरी रेटिना हो जाएगी। तो उसके बीच में देयर इज सीरियस डिटैचमेंट। पिगमेंट लेयर और सेंसरी रेटिना के बीच में जो होती है वहां पे सीरियस डिटैचमेंट हो जाता है। ठीक है। इन 1866 में वॉन ग्रीफ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको कॉइन किया था। ठीक, और बताया था कि इट इज अ डिजीज ऑफ मैकुला कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीरियस मैकुलर डिटैचमेंट एंड नेम्ड एज रिकरेंट सेंट्रल रेटिनोपैथी। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 1866 में बोला था कि मैकुला में सम डिटैचमेंट इज देयर, और इन्होंने नाम दिया था रिकरेंट सेंट्रल रेटिनोपैथी। 1955 में बेनेट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको चेंज करके कर दिया सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। तब पे 1967 में गास थे, उन्होंने क्या किया, इसको इडियोपैथिक। इडियोपैथिक तो होता ही, ये कारण ही नहीं पता हमें। इडियोपैथिक सेंट्रल सीरस कोराइडोपैथी। ठीक है। एंड करेंटली इट वाज सेड एज सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी। ठीक है, अब हम इस नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ जो सीएसआर है वो टिपिकल और क्लासिकल टाइप किसमें होते हैं, यंगर पेशेंट में। जैसे मैंने अभी बताया कि यंगर पेशेंट आते हैं आजकल, सबको जो वर्किंग कंडीशन है वो काफी स्ट्रेसफुल होती है। लोग टाइप ए पर्सनैलिटी, ज्यादा गुस्सा करने वाले होते हैं। आजकल जितनी भी दवाई है, इवन मैंने ये देखा है कि एक बंदा सिर्फ छोटे से को डिपिगमेंटेड थी, हाथ में वो स्टेरॉइड बस ऑइंटमेंट यूज करता था, दैट विल लीड टू सीएसआर। ये भी होता है। स्किन का एक छोटा सा ऑइंटमेंट मार्केट से खरीद लिया, उसको लगा लिया, उससे भी सीएसआर हो गया। आजकल तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। इट इज मेनली यूनिलैटरल, माइल्ड टू मॉडरेट विजुअल लॉस होता है। जो बीसीवी होता है 660 और उससे बेटर होता है। 660 तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, 612, 624 इसी टाइप के सीएसआर आते हैं। मैकुलर डिटैचमेंट क्या होता है, लेस देन 3 डिस्क डायमीटर। ये टिपिकल जो क्लासिकल आपके पास आते हैं ये होता है। 3 डिस्क डायमीटर का जो एरिया होता है वहां पे डिटैचमेंट दिखता है, और 1 और फ्यू लीक होते हैं अगर एफएफए करेंगे इसमें। ठीक है, फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी। एंड ये क्या होता है, कभी कभी स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन हो जाता है अपने आप, कभी कभी ठीक भी हो जाता है। ये हो गए आपके टिपिकल जो क्लासिकल दिखते हैं। नाउ कम टू क्रोनिक। ठीक है, जो क्रोनिक होते हैं वो रेयर तो होते हैं, बट क्रोनिक का थॉट लगा देती है आई की। इट इज अ डिफ्यूज रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियोपैथी होती है। इसमें क्या होता है, देयर इज वाइड स्प्रेड अल्ट्रेशन ऑफ आरपीई पिगमेंट। ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम वाइड स्प्रेड फैला हुआ दिखेगा। ठीक है, देयर इज क्रोनिक प्रेजेंस ऑफ सब रेटिनल फ्लूइड एसोसिएटेड विद क्रोनिक स्टेरॉइड यूज। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज का रहेगा। देयर इज क्रोनिक प्रेजेंटेशन ऑफ सब रेटिनल फ्लूइड रहेगी, एंड देयर इज प्रोफाउंड लॉस ऑफ विजन। ठीक है, लेस देन 6/60 उसकी विजन रहेगी। और मैकुलर का जो एरिया होता है, मोर देन 3 डिस्क डायमीटर इन्वॉल्व। There is irregular multiple leak on the FFA and non-spontaneous resolution होगी। ठीक है, रिक्वेस्ट मेनका कि सभी को म्यूट कर दो यार, ये डिस्टर्बिंग, ये घर की बातें भी सुनाते हैं साथ साथ। तो ये जो थर्ड फीचर्स होते हैं, ये एसोसिएटेड विद द बुल्लस आरडी। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका, टिपिकल हो गया, जो टिपिकल आजकल
डे टू डे प्रैक्टिस में मिलते हैं। दूसरा हो गया जो क्रोनिक होता है। तीसरा हो गया इट इज एसोसिएटेड विद प्लस आरडी। ये बहुत कम होते हैं और इसमें क्या होता है रिटाइनल डिटैचमेंट के साथ साथ जो सीएसआर होता है और आरडी जो होती है वो इनफ्रेयरली होती है। ठीक है, इट इज कॉमन इन एशियन डिसेंट इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व आफ्टर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम काफी ज्यादा स्टेरॉइड यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है सडन देयर इज लीकिंग एंड क्या है कि जो आरडी है जो फ्लूइड होती है वो नीचे होता है, रिटाइनल डिटैचमेंट इनफेयरली दिखता है नीचे साइड में। ये तीन तरह की मेनली हो गई। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, इट इज बाय स्प्रिंज क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कि देयर इज डिटैचमेंट ऑफ सेंसरी रेटिना, वो तो पता ही है कि सेंसरी रेटिना अलग हो जाता है। आरपी डिटैचमेंट होती है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम डिटैच होकर चारों तरफ फैल जाती है। और जो थर्ड वन होता है वो मिक्स्ड और इंटरमीडिएट। अब इंडिविजुअल टाइप में आ जाएंगे। पैथोजेनेसिस में क्या होती है, इट इज नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड, जैसा इडियोपैथी कभी बोलते हैं कि अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं है, बट इसको लेके दो थ्योरी बनी हुई है। ठीक है, पहला क्या है, देयर इज इम्पेयर्ड आरपीई फंक्शन। आपको याद होगा एनाटॉमी में हमने आरपीई फंक्शन बहुत सारे पढ़े थे। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का फंक्शन लॉस हो जाएगा, जो इसका मेन फंक्शन वन ऑफ द है कि क्या करती है, जो फ्लो फ्लूइड होती है उसका फ्लो फ्रॉम रेटिना टू कोराइड रखती है। आरपी सेल्स लूज द नॉर्मल पोलैरिटी, तो क्या होगी, जो उल्टा डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करेगा फ्रॉम कोराइड टू रेटिना। कोराइड टू रेटिना अगर फ्लूइड आएगा तो क्या होगा, वो एक्युमुलेट हो जाएगा रेटिना में एंड देयर इज नीरो सेंसरी डिटैचमेंट। ये एक थ्योरी हो गई। सेकंड थ्योरी क्या होगी, कोराइडल वैस्कुलर हाइपर परमिबिलिटी। ये क्या होता है, इट इज बेस्ड अपॉन द एब्नॉर्मलिटी ऑफ द कोराइडल सर्कुलेशन। और जब हम आईसीजी करेंगे, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आगे आईसीजी भी आपको। ठीक है, उसमें एंजियोग्राम में क्या मिलेगा, देयर इज मल्टीपल फोकल एरिया ऑफ कोराइडल हाइपर परमिएबिलिटी। ठीक है, मल्टीपल एरिया मिलेगी कोराइड में जहां पे हाइपर परमिएबिलिटी है। हाइपर परमिएबिलिटी मतलब जरूरत से ज्यादा परमिएबल हो गया फ्लूइड आने के लिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, इंक्रीज टिश्यू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन कोराइड। कोराइड में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, वहां से क्या होगा, देयर इज मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ आरपी बैरियर जो हमारा होता है, जो रेटिनल बैरियर होता है वो डैमेज होगा और वहां से फ्लूइड एक्युमुलेशन होकर देयर इज न्यूरोसेंसरी डिटैचमेंट। आपकी मेनली दो थ्योरी हो गई, एक आरपी डिस्टॉर्शन हो गया और दूसरा कोराइडल वैस्कुलर हाइपरपर्मिबिलिटी होता है, इसके वजह से फ्लूइड एक्युमुलेशन हो गई रेटिना में। ठीक है, तो ये दो थ्योरी है। नाउ कम टू प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, इस वजह से ये ज्यादातर होती है। सबसे पहला देख लो, प्रीसीडिंग स्ट्रेसफुल इवेंट। कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट होगी, स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहेंगे तो दे आर मोर प्रोन टू सीएससीआर। अब आ जाए टाइप ए पर्सनैलिटी। पता ही होगा टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी क्या होता है। टाइप ए पर्सनैलिटी जिनको हमेशा गुस्से में रहते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, टाइप ए पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा मिलेंगे। कसिंग डिजीज में क्या है, जो हमारे बॉडी में जो स्टेरॉइड सेक्रेट होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट और स्टेरॉइड ये तो होते ही होते हैं, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा तो स्टेरॉइड चलेगी, इट विल लीड टू सीएसआर। प्रेग्नेंट वुमेन में होगा क्योंकि तो एक्सेस मेटाबॉलिज्म लीड्स टू सीएसआर। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में होंगे, यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी होगी। बेसिल डिस्पोजन में क्या होगा, कास्केरियंस में ज्यादा होते हैं और एशियंस में कम होते हैं। ठीक है, नाउ कम टू एपिडेमियोलॉजी। इट इज प्रीडोमिनेटली डिजीज ऑफ मेल। ठीक है, ये प्रीडोमिनेटली मेल प्रीडिस्पोजिंग है, मेल में बहुत ज्यादा होता है, जो कि 30 से 50 है। ये जो पीरियड होती है 30 to 50, मेल में स्ट्रेसफुल कंडीशन, कहीं भी काम करते हैं तो वर्किंग कंडीशन यहाँ पे ज्यादा होती है और टाइप ए पर्सनैलिटी यहीं पे हैम्पर करती है। मेल एंड फीमेल का रेशियो जो है वो 8 to 9 मेल का हो, 8 to 9 मेल में हो जाएगा, फीमेल में 1 हो जाएगा। मतलब 10 में 8 से 9 मेल होंगे और 1 फीमेल होंगे। कॉमन इन एशियंस हो गए एंड सिवियर फ्रॉम अकर इन साउथ एशियन एंड लैटिन डिसेंट। साउथ एशियंस में हम ही लोग आते हैं, हम लोग में ज्यादा होता है, और लैटिन जो है लैटिन अमेरिका वगैरह है उस एरिया में ये ज्यादा होता है। सिम्टम्स क्या होंगे, माइल्ड टू मॉडरेट ब्लरिंग ऑफ विजन। बंदा आके बोलेगा कि मुझे ब्लरिंग हो रही है, जो विजन है वो ब्लर कर रही है। ठीक है, मेटामॉर्फोप्सिया हो गया। मेटामॉर्फोप्सिया का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड विजन। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा वो डिस्टॉर्टेड दिखेगा, ऊपर नीचे दिखेगा। हम अगर किसी चीज को देख रहे हैं, आधी चीज ऊपर दिखेगी आधी नीचे दिखेगी, तो ये मेटामॉर्फोप्सिया इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीएससीआर। ठीक है, माइक्रोप्सिया होगा, अब जो ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट बीच में सेंटर में ऐसा दिखेगा जैसे वो छोटा हो गया।
ठीक है, कि मैकुला इन्वॉल्व होता है, सेंट्रल स्कोटोमा हो जाएगा। एक जगह पे सेंट्रल स्कोटोमा मतलब कि बंदा चारों तरफ देख रहा है बट बीच में ब्लाइंड दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हो गया डिस्क्रिमेटोप्सिया। डिस्क्रिमेटोप्सिया क्या होता है? डिफेक्टिव कलर विजन होती है, उसको कलर पहचानने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, आपको पता ही होगा कि मैकुला का रोल है कलर पहचानने, मैकुला एंड ऑप्टिक नर्व। जब भी मैकुला और ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होते हैं तो देयर इज डिस्क्रिमेटोप्सिया होगा। ठीक है, कलर जो है वो पहचानने में उसको प्रॉब्लम होगी। लॉस ऑफ कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, कंट्रास्ट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो कंट्रास्ट है वो ब्लर टाइप दिखेगा उसको। और इन फ्यू पेशेंट द ऑनसेट ऑफ सिम्टम प्रीसीड्स बाय माइग्रेन लाइक हेडेक। किसी किसी पेशेंट में क्या बोलेंगे कि हमको विजन डिस्टॉर्शन हो रहा है, साथ साथ सर में दर्द हो रहा है, और हिस्ट्री देंगे माइग्रेन। ये सिम्टम्स होते हैं। साइंस क्या होते हैं? विजुअल एक्यूटी इन एक्यूट स्टेज 6/6 टू 6/60 के बीच में अपना विजन आएगा उसका। मैंने जो मोस्ट कॉमन देखा है 618, 636 से 618 के बीच में ही रहता है। और इम्प्रूव्ड विथ हाइपरपोइक करेक्शन। हाइपरोपिक करेक्शन से इंप्रूव इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन के बाद ना रेटिना थोड़ा ऊपर हो जाता है। ऊपर होने से क्या होगा कि आई का साइज है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि रेटिना का जो लेयर है वो इट विल टुवर्ड्स द विट्रस के तरफ थोड़ा सा उड़ जाएगा। साइज छोटा होगा तो क्या होगा, आप अगर 10 लेंस देंगे तो हाइपरोपिक करेक्शन में वो ठीक होने लगेगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फंडस एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या दिखेगा? इट इज वेल डिलाइनेटेड ट्रांसपेरेंट ब्लिस्टर, एक ब्लिस्टर टाइप उठा हुआ दिखेगा मैकुला के पास, पोस्टीरियर पोल के पास, जैसे अभी मैं फोटो में दिखाऊंगा। साइंस में क्या है? फोबिया लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है, फोबिया रिफ्लेक्स तो डर होगा ही, अगर मैकुला पे कुछ भी होगा, पिगमेंट चेंजेज होंगी, वहां पे फ्लूइड होगा तो फोबिया लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा। ठीक है, फोबिया रिफ्लेक्स क्या होता है? जब हम ऑप्थेल्मोस्कोप से देखते हैं मैकुला की तरफ तो फोबियल रिफ्लेक्स होती है, चमकता है टाइप, लॉस्ट हो जाएंगे। हेलो ऑफ लाइट रिफ्लेक्स illuminating एलिवेटेड एरिया एट द पोस्टीरियर पोल, जिसको हम रिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। एक हेलो दिखेगा, ठीक है, एरिया पोस्टीरियर पोल मतलब मैकुला के आसपास एक हेलो गोल सी चीज दिखेगी, जिसको हम रिंग रिफ्लेक्स देखते हैं। और अचानक रिवर्स द हाइपर हाइपरोपिक शिफ्ट इन एरिया ऑफ द सीरस टिपेज। जब आप ऑप्थेल्मोस्कोप से देखेंगे तो क्या होगा, हाइपरोपिक शिफ्ट हो जाएगी, मतलब आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी रेटिना। ये देखो फोटोग्राफ, इसमें आपको साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये जो फोबिया है मैकुला, यहाँ पे आपकी फोबियल रिफ्लेक्स लॉस हो गई है। ठीक है, मैकुला इन्वॉल्व हो गया, और ये जो एरिया हाइपरोपिक एरिया, ये फ्लूइड एक्युमुलेशन होने की वजह से ये देखो इतना बड़ा एरिया आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसको रिंग रिफ्लेक्स अभी आपने देखा बताया था, और हाइपरोपिक शिफ्ट ऑफ द रेटिना। बस इतना ही है, अब फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, और यहाँ पे फोबियल रिफ्लेक्स लॉस हो गया। एकदम कैरेक्टरिस्टिक ऐसा ही आपको दिखेगा जब आप ऑप्थेल्मोस्कोप से देखेंगे। दैट इज CSCR। नाउ साइंस, the yellowish discoloration of the phobia is visible due to increased visibility of the retinal xanthophyll। आपको पता होगा आरपी के वक्त मैंने दो पिगमेंट बताए थे। ठीक है, एक था जेंथोफिल और दूसरा क्या था? अच्छा, ठीक है, लाइपोफिस्टिन। लाइपोफिस्टिन और जेंथोफिल हमने वहां पे दो पिगमेंट बताए थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ फोबिया। फोबिया का क्या है कि येलोइश डिस्कलरेशन हो गया, येलो हो गया ड्यू टू जेंथोफिल एक्युमुलेशन। तो यहाँ पे येलोइश डिस्कलरेशन हो गया पूरा का पूरा ड्यू टू पिगमेंट जो होता है जेंथोफिल यहाँ पे एक्युमुलेट हो गया। एंड देयर इज मल्टीपल येलोइश व्हाइट डॉट लाइक डिपॉजिट्स इन द क्रोनिक केस। अगर यही क्रोनिक केस रहेंगे तो मल्टीपल व्हाइट डॉट 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 दिखेगा उसके पास में। ठीक है, subretinal fluid may gravitate inferiorly to form a neurosensory detachment in flask, teardrop, dumbbell और hourglass pattern। ठीक है, जो फ्लूइड होगा वो एक्युमुलेट होकर फ्लास्क टाइप दिखेगा, टीयर ड्रॉप दिखेगा, डम्बल टाइप दिखेगा, या आवर पैटर्न में दिखेगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे ये क्रोनिक केस में है, यहाँ पे मल्टीपल पिगमेंट आ गया, जेंथोफिल यहाँ हो गया व्हाइट डॉट 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 डॉट, यहाँ देखो जेंथोफिल एक्युमुलेटेड है, यहाँ डॉट डॉट हो गई, और फ्लूइड एक्युमुलेशन है। आपको जो ये एरिया है थोड़ा सा पूरा हुआ सा ऊपर सा दिख रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सबरेटिनल फ्लूइड। ठीक है, नाउ अदर साइंस इन क्रोनिक केस क्या होगी, फिब्रिन डिपोजिशन में स्टिमुलेट द सबरेटिनल फाइब्रोसिस एंड स्कार फॉर्मेशन। क्रोनिक केस में, लंबी केस में क्या होगी, देयर में बी डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन, वो क्या करेगी, सब रेटिनल फाइब्रोसिस, रेटिनल का फाइब्रोसिस करेगी, और स्कार, सब रेटिनल स्कार भी दिख सकता है।
क्रोनिक डिटैचमेंट हो जाएगा। अगर क्रोनिक डिटैचमेंट हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी रेटिना को फिर वापस लाने में। स्टार्ट मैकुलर एडिमा होगा, सीएमई हो जाएगी, ठीक है, सीएनबी हो जाएगी, दैट इज कोलाइडल नियोवैस्कुलराइजेशन फॉर्मेशन एंड सिस्टार्ट मैकुलर डिजनरेशन। ये क्रोनिक केसेस में होंगे, दैट विल लीड टू डिक्रीज द प्रोग्नोसिस एंड in these cases daily decreased visual acuity remains even after the resolution of subretinal fluid। जब परमानेंटली डैमेज हो जाएगी वो एरिया तो क्या हो गया, अगर फ्लूइड हट भी जाती है, एब्जॉर्ब भी हो जाती है, तो देयर इज परमानेंटली डिक्रीज इन द विजुअल एक्टिविटी। ये क्रोनिक केस में हो जाएगी। एसोसिएटेड विद द सिस्टमिक डिजीज, अब सिस्टमिक डिजीज के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं, कौन कौन सी इडियोपैथिक हो ही गया कि पता नहीं। दूसरा क्या, सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज एसोसिएटेड, अगर ये डिजीज के साथ एसोसिएटेड है देन इट विल बी ए सीवियर फॉर्म। फर्स्ट वन क्या है, प्रेगनेंसी। सेकंड वन एंड स्टेज रेनल डिजीज में हो सकती है। थर्ड वन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। फिर फोर्थ हो गई अगर पेशेंट में सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रही तो हो गई। डीआईसी हो गई, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होती है। एक्सएलई हो गई, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोस एंड दिस ऑल आर ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है। इस केस में ये और गंदा हो जाता है। नाउ कम टू इमेजिंग टेक्निक, हम किस किस से इमेजिंग टेक्निक में क्या क्या करते हैं। पहला सबका चॉइस वही होता है एफएफए, फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी। इसमें क्या देखेंगे हम, रिवील्स द सेवरल हाइपरफ्लोरोसेंट लीक एट द लेवल ऑफ द आर्क। जब हम स्टेन करेंगे तो क्या होगा, देयर मल्टीपल लीकेज एट आरपी, ठीक है। 90% केसेस में क्या होता है, इंक ब्लॉट पैटर्न होता है। इंक ब्लॉट पैटर्न क्या होता है, कहीं पे इंक गिर जाती है तो धीरे 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 वो फैलता है। अगर न्यूज़पेपर में कभी इंक गिर जाती है, आपको याद होगा, तो एक ड्रॉप गिरने के बाद क्या होता है, वो धीरे 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 चारों तरफ फैलता है। दैट इज कॉल्ड द इंक ब्लॉक पैटर्न, ठीक है। ये हम एफएफए में देखेंगे 99%। अभी आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखो इंक ब्लॉक पैटर्न। अब यहाँ पे आपको 4 फोटोग्राफ दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इनिशियल स्टेज में क्या है, एफएफए में एक ड्रॉप दिख रहा है, ठीक है, 1 ड्रॉप। उसके बाद क्या आ रहा है, सेकंड में आपका जो है वहां पे आ जाएगा, ये जो ड्रॉप है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो एक ड्रॉप यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा फैल गया, ज्यादा डाई। अब यहाँ पे देखो लीकिंग ज्यादा हो गई, ठीक है, इंक ब्लॉट पैटर्न, और यहाँ पे मैक्सिमम हो गई। 90% केसेस में इट इज डायग्नोस्टिक। जब हम एफएफए करते हैं तो इंक ब्लॉट पैटर्न मिलता है, ठीक है, इंक ब्लॉट अपीयरेंस होता है। ये दिखेगा, फिर जैसा आएगा पैटर्न, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा। तो जैसे इंक फैलता है उसी टाइप का पैटर्न आएगा, ठीक है। नाउ कम टू बाकी जो 10% में क्या होते हैं, 10% में स्मोक एक्सट्रैक्ट पैटर्न होता है। स्मोक जैसे फैलता है, ठीक है, एक स्मोक थोड़ा सा धुआं निकलेगा, फिर धीरे धीरे चारों तरफ फैलेगा, वो रिमेनिंग 10% मिलेगा। तो these are, ये जो 2 साइन होते हैं, ब्लॉक पैटर्न एंड स्मोक स्टक अपने, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, ठीक है। आ जाओ स्मोक स्टक अपीयरेंस। यहाँ पे देखो सीएससीआर, ये नॉर्मल जो फंडस आपको दिख रहा है, यहाँ देखो डाई डाला, थोड़ा सा स्मोक जैसा दिख रहा है। नाउ यहाँ पे देखो जैसे धुआं निकलता है, यहाँ पे लीकिंग, अब ये ऐसे फैलने लगा, और यहाँ देखो, ठीक है। तो इंक ब्लॉट पैटर्न एंड स्मोक स्टड अपीयरेंस ये दोनों में दिखेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंक ब्लॉट 90%, और ये हो गया स्मोक स्टड पैटर्न। ये देखो ऐसे धुआं निकला हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पे छोटी सी लीकिंग है, और ये जैसे धुआं फैलता है आग लगने के बाद, वैसे है स्मोक स्टड अपीयरेंस। नाउ एफएफए में क्या हो, यूजुअली 1 और 2 लीकेज पॉइंट होते हैं। Leakage most frequently located in 1 millimeter wide ring in like zone adjacent to fovea। Most commonly जो लीकिंग होती है 1 मिलीमीटर जोन जो फोबिया का होता है वहीं पे होती है। लीकेज पॉइंट आर मोस्ट कॉमन इन द सुपीरियर नेजल कॉर्डन, तो सुपीरियर नेजल में सबसे ज्यादा लीकेज होती है। इंसिडेंट एबव द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ट्वाइस बिलो द मैकुलर बंडल के नीचे होता है। इंडोसाइन इन ग्रीन एंजियोग्राफी तो आईसीजी में बता ही रहा था। अगर हम आईसीजी करेंगे तो क्या होगी इसमें, इट कंसिडर द फाइंडिंग इन द हाइपरफ्लोरेसेंस ऑफ द क्लोराइड सीन ड्यूरिंग द मिड फेज, ठीक है। इसमें मिड फेज में मिलेगा, उसमें पूरा फेज में जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे डाई जाती है। मिड फेज में क्या होगी, हाइपरफ्लोरेसेंट पैचेज जो है अपीयर्स इन क्लोराइड विद द नेगेटिव स्टेनिंग ऑफ लार्ज वेसल्स, ठीक है। जो वेसल्स है उसको
नेगेटिव स्टेनिंग हो जाएगा और हाइपरफ्लोरेसेंस पैचेज दिखेंगे इन कोराइड। मल्टीपल हाइपरफ्लोरेसेंट एरिया अगर मल्टीपल है तो ये सिग्निफाई क्या करेगा, पीईडी की। पीईडी क्या होती है, पिगमेंट एपिथेलियल डिफेक्ट इन रेटिना। ये अगर मल्टीपल हो गई तो पीईडी हो जाएगी। तो ये ऐसे हमारे कोई क्वेश्चन आता था कि भाई आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे पीईडी में और सीएससीआर में। हम आईसीजी करके ये डिफरेंशिएट करते हैं। मल्टीपल हाइपरफ्लोरेसेंट एरिया होती है पीईडी में, ये दोनों के पैटर्न सेम होते हैं। अब आ जाओ ओसीटी, सबसे आसान है। ओसीटी करोगे तो आराम से देखिएगा देयर इज डिटैचमेंट, तो सीरियस जो पिगमेंटेड रेटिना है और साथ में जो आपका सेंसरी रेटिना है उसके बीच का डिटैचमेंट हो जाएगा ओसीटी में। ठीक है, वो साफ दिखेगा जैसे ही आप ओसीटी करोगे। ये आगे आ जाओ, आपको दिख रहा है। ठीक है, आपका जो सेंसरी रेटिना है यहाँ हो गया और ये पिगमेंटेड रेटिना यहाँ हो गया, इसके बीच का जो एरिया है ये फ्लूइड एक्युमुलेशन हो गया। ठीक है, now natural causes क्या होता है? It generally resolves spontaneous in 3 months with the most recovering baseline visual acuity। इसका जो ट्रीटमेंट ही हम करते हैं, अगर सीएससीआर का कोई पेशेंट आता है तो हम उसको 3 मंथ के लिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रख देते हैं और बोलते हैं अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बोलेंगे, अगर सीएससीआर का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, वेट एंड वॉच फॉर 3 मंथ। 3 महीने तक हम वेट करते हैं, उसके बाद ही हम लेजर थेरेपी एंड अदर थिंग्स करते हैं। और सिंगल एपिसोड में बी फॉलोड बाय क्रोनिक slowly progressive disturbance of RP at the posterior pole। ठीक है, सिंगल एपिसोड फॉलो कर सकते हैं क्रोनिक में एंड स्लोली प्रोग्रेस हो जाएगा आरपी एंड पोस्टीरियर पोल तक। केसेस में सफर परसिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव मैकुलर डिटैचमेंट विद विजुअल लॉस। कुछ केसेस में परसिस्ट कर सकती है और विजुअल लॉस ज्यादा हो सकता है। few points में डेवलप्स जो नेचर्स अभी जैसे बताया कि इसके साथ साथ एसोसिएटेड कुछ सीएनवीएम हो सकता है, फोबियल एट्रोफी हो सकती है, सिस्टोइड मैकुलर डिजेनरेशन हो सकती है। एंड ये अगर इसके साथ साथ हो गए तो विजुअल प्रोग्रेसिस काफी खराब हो सकती है। उसके रिकरेंस के चांसेस कितने, अगर एक बार ठीक हो जाते हैं तो डेवलप इन 1/3 एंड 1/2 ऑफ द पेशेंट, मतलब 25 से 50% के बीच में ये रिकरेंस हो जाता है। 10% हैव 3 और मोर रिकरेंस। ठीक है, 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको 3 से 4 बार भी हो जाता है। एंड 50% का क्या है कि रिकरेंस अकर विद इन 1 ईयर ऑफ द प्राइमरी एपिसोड, एंड फ्यू का क्या है कि कभी कभी 10 साल के बाद भी होता है। कम टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसको बाकी चीजों से अलग कैसे करेंगे। ठीक है, इंफेक्शन इंफ्लेमेटरी डिजीज पहला क्या आ गया, प्रिज्म्ड ओकुलर हिस्टोप्लाज्मोटिक सिंड्रोम। अब हिस्टोप्लाज्मोटिक सिंड्रोम इंडिया में बहुत कॉमन है। हिस्टोप्लाज्मोसिस जो होता है उसमें क्या करेंगे, कंकमिटेड प्रेजेंस ऑफ पेरिफेरल पंच्ड आउट रेटिनल रीजन विद द पेरिवेस्कुलर एट्रोफी। इसमें क्या है कि मल्टीपल पंच्ड आउट लीजन दिखेंगे। पंच आउट मतलब उठे हुए से, मतलब कॉलोनीज बने रहेंगे हिस्टोप्लाज्मोसिस सिंड्रोम के, उससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ इडियोपैथिक सीएनबी जो होती है आपकी, जो कोरिडल नियोवेस्कुलराइजेशन होती है, उससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आईसीजी करोगे उससे डिफरेंशिएट हो जाएगा। लैक ऑफ इसमें क्या है कि स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन नहीं होता है। आरएमडी जो होती है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, उसमें करेंगे। सिंपल सी चीज है कि जो सीएससीआर होती है वो यंग पेशेंट में होती है, एआरएमडी ओल्ड पेशेंट में होती है। एंड जो एआरएमडी होती है मोर डिफ्यूज होती है, चारों तरफ फैली होती है, आरपी डैमेज करती है, मल्टीफोकल एरिया ऑफ लीकेज होगी उसमें करेंगे जब एफएफए। एंड देयर इज वेल डिफाइंड सीएनबी इन एआरएमडी विद वेल डिफाइंड पिनपॉइंट लीकेज इन सीएससीआर। ठीक है, सीएनबी में क्या होती है, वेल डिफाइंड एआरएमडी होगा, मल्टीपल लीकेज होंगे, जबकि सीएससीआर में क्या होगी, एक पिन पॉइंट सिंगल लीकेज होगी। ट्यूमर में किस किस से हो जाएगी, कोलाइडल मेलानोमा एंड कोलाइडल हेमेंजियोमा से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंडस पिक्चर देख और यूएसजी करके। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन देख लेंगे। नाउ पॉलीप्लाइडल कोलाइडल वैस्कुलोपैथी से भी हम डिफरेंशिएट करते हैं पीडी से। इसमें मोस्ट कॉमन अपना आईसीजी होगा एंड में जंबल स्मॉल पीडी। पीडी अभी बताया था मैंने कि मल्टीपल में लीकिंग होती है, जबकि इसमें सिंगल लीकिंग होती है। ICG reveals a small caliber vascular network terminating in the multiple polyploidal lesion। ठीक है, इसमें मल्टीपल vascular network terminating हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे वहां से। ठीक है, now come to the most important part, treatment। इसमें क्या करती है, मोस्ट केसेस इट रिजॉल्व्स स्पॉन्टेनियसली विद इन a few month। जैसा भी बताया कि 3 महीने हम वेट करते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले।
कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में डालते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, टॉपिकल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, नासिड्स हो गया, निपाफेनाक हो गई, वो हम स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे, एसिटाजोलामाइड, ठीक है, डायमॉक्स स्टार्ट करेंगे। डायमॉक्स क्या करता है, रिलैक्स करता है, आईओपी कम करेगा, आईओपी नॉर्मल रखेगा, तो आई बिकम रिलैक्स, तो ये डेसिव का काम करती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, लेजर फोटोकोगुलेशन करते हैं। लेजर फोटोकोगुलेशन जैसा मैंने बताया था कि कहाँ पे करेंगे, सिंपल सी चीज है, जहाँ पे लीकेज होगी वहां पे करेंगे। 3 महीने के बाद सीरियस मैकुलर डिटैचमेंट इफ नॉट रिजॉल्व आफ्टर 3 मंथ, लीकेज पॉइंट रिमूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोबिया एंड पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, हम करेंगे। पेशेंट सिम्टोमेटिक है, उसका विजन डिक्रीज है, लीकेज दिख रहा है, 3 महीने के बाद रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, लेजर फोटोकोगुलेशन करेंगे। पेशेंट इज मोनोऑकुलर, उसको एक ही आंख से दिख रहा है, दूसरे आंख से नहीं दिख रहा है, तब हम करेंगे कि उसकी आंख को बचाना है। पेशेंट रिक्वायर रैपिड रिकवरी फॉर स्पेशल ऑक्यूपेशनल कंसिडरेशन, ठीक है। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है, पेशेंट का ऑक्यूपेशन ऐसा है, वो काम ऐसा करता है कि उसको रैपिड रिकवरी चाहिए, जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, ताकि वो अच्छा काम कर सके। उस केस में हम ये काम करेंगे। मेजर फोटोकोगुलेशन में और क्या करेंगे, पेशेंट विद प्राइमरी डिटैचमेंट हु हैज एक्सपीरियंस परमानेंट विजुअल लॉस फ्रॉम अनट्रीटेड मैकुलर डिटैचमेंट इन द फेलो आई। सिंपल सी चीज है कि एक आंख में मैकुलर डिटैचमेंट या किसी अदर चीज की वजह से उसका आंख खराब हो गया, सेकंड आई में सीएससीआर हो गया, तब फोटोकोगुलेशन करके उसका विजन रिस्टोर करेंगे। उसके बाद इन सिवियर फॉर्म ऑफ सीएसआर द प्रोग्नोसिस मल्टीपल सीरियल डिटैचमेंट और द सेकेंडरी सीएनवीएम होने के चांसेस अगर हैं, तो हम लेजर फोटोकोगुलेशन बंद करेंगे। पहली चीज क्या थी आपकी, 3 महीने वेट करना है, उसके बाद भी अगर रिजॉल्व नहीं होती है, विजन इसके रिस्टोर्ड नहीं होती है, आप लीजन दिख रहा है कि वहां पे फ्लूइड है, तो हम फोटोकोगुलेशन करेंगे। उसके बाद क्या था, अगर पेशेंट एक आंख है, एक आंख सही दिख रहा है, तो हम फोटोकोगुलेशन करेंगे। उसके बाद क्या था, अगर ऑक्यूपेशनल उसका ऑक्यूपेशन डिमांड करता है कि उसको तुरंत ठीक होना है, कर सकते हैं। और प्राइमरी डिटैचमेंट, अगर मैकुलर डिटैचमेंट और अगर चीजें दूसरी आई में करेंगे, या पुअर प्रोग्नोसिस ऑफ सेकंड आई है, उसके साथ साथ का हिस्ट्री है कि सीएनवीएम और मैकुलर सीरियल डिटैचमेंट हो रखा है, तो हम उस केस में फोटोकोगुलेशन करेंगे। लेजर्स के पैरामीटर्स क्या हैं, 100 to 200 माइक्रो स्पॉट्स हम यूज करते हैं, ठीक है, छोटा ज्यादा नहीं, क्योंकि सिंगल लीजन होती है। 0.1 to 0.5 सेकंड ड्यूरेशन के लिए हम लेजर चलाते हैं। 100 to 200 माइक्रोवाट एनर्जी स्लाइट वाइटनिंग होगी वहां पे, एंड 2 to 4 स्पॉट्स, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे स्पॉट्स मारेंगे, ताकि जो लीकेज है वो सील हो जाए, ठीक है। Patient with leakage within 500 micron from the macula must be observed for 6 months before the laser treatment। अब एक चीज और देख लो, मैकुला के अगर 500 माइक्रोन चारों तरफ, 500 माइक्रोन में अगर लीजन लीकेज है, कभी कभी हम 6 मंथ तक भी वेट करते हैं, कि मैकुला के आसपास लेजर करना बहुत ही क्या है, रिस्की होता है। कभी कभी हम 6 मंथ तक वेट कर सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ मैकुलर डिटैचमेंट अकर इन 2 वीक इन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस एंड अप टू 6 वीक इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस, ठीक है। अगर मैकुलर डिटैचमेंट के केस हो रहे तो 2 हफ्ते से लेकर 6 वीक तक वो मैकुला के आसपास का एरिया रिजॉल्व हो सकता है। नो कॉम्प्लिकेशन इन एडवांस फोटोकोगुलेशन क्या होता है, फोबिया इन्वॉल्व हो सकता है, सेकेंडरी सीएनवीएम हो सकती है, इसको प्रोग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ आरपी स्कार लीडिंग टू प्रोफाउंड विजुअल लॉस, ठीक है। तो हम लेजर मारेंगे तो आरपी चेंजेस हो जाएंगे और प्रोफाउंड विजुअल लॉस हो सकती है, ठीक है। Now come to treatment. If the patient on the corticosteroid and the prescripted CSCR should be substituted with the alternative care। अगर CSCR है किसी को, उसके साथ साथ वो स्टेरॉइड का भी ले रहा है और वो लेना जरूरी है, हम उसको अल्टरनेटिव थेरेपी पे डालने के लिए बोलेंगे मेडिकल स्पेशलिस्ट को कि भाई इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड बंद कर दो, नहीं तो उसकी आंख खराब हो जाएगी। टिपिकल केस जैसे एटीटी चलता है, एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट होती है, उसको क्या करेंगे, वहां पे भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलती है, वहां पे एटीटी शिफ्ट करके हम 6 मंथ की थेरेपी करते हैं। आजकल क्या होती है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिक्स करके 3 मंथ का थेरेपी चलता है, उसको हम प्रोलॉन्ग कर देते हैं। उसके साथ साथ क्या अभी मैंने बोला था, एसिटामोजेनामाइड डायमॉक्स क्या यूज करते हैं, डायमॉक्स में भी यू डेट, इसका क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड बट